आज के इस व्याख्यान में हम औपनिवेशिक काल में महिला कल्याण हेतु पारित वैधानिक अधिनियमों को अध्ययन करेंगे। भारत में अंग्रेज़ों ने अपने व्यापारिक, आर्थिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति के लिए यह आवश्यक समझा कि वे दीवानी और फौजदारी मामलों के लिए एक समान कानून बनाएं और उन्हें सभी समुदायों पर लागू करें। इसके लिए उन्होंने विवाह और उत्तराधिकार जैसे क्षेत्रों में सुधार के सवाल पर निजी और सार्वजनिक अधिकारों के क्षेत्र में अंतर किया और केवल उन मामलों से संबंधित अधिनियम पारित किए जिनको पारित किए जाने से समाज का, विशेषकर महिलाओं का कल्याण हो सकता था। परंतु अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अंग्रेजी अदालतों और न्यायाधीशों ने प्राचीन विधान को पर्याप्त परिवर्तित किया। अदालतों के फैसलों के अलावा कुछ अवसरों पर उन्होंने कानून के जरिए भी पारिवारिक और सामाजिक संबंधों में हस्तक्षेप किया। संक्षेप में, औपनिवेशिक काल में पारित जो कुछ महत्वपूर्ण अधिनियम थे उनकी हम क्रमशः एक एक करके समीक्षा करेंगे। सर्वप्रथम जो अधिनियम पारित किया गया वह था कन्या शिशु हत्या अधिनियम। 1796 ईस्वी में रेगुलेशन संख्या 21 पारित किया गया और उसी तत्पश्चात 1804 में रेगुलेशन संख्या 3 पारित हुआ। इन दोनों के द्वारा कन्या शिशु हत्या रोकने के प्रयास किए गए। 1870 में एक अधिनियम 7 पारित किया गया ताकि शिशु हत्या पर अंकुश लगाया जा सके। गुप्त जांच के द्वारा दोषियों की जांच कराकर उन्हें दंडित किया जाता था। इसके पश्चात जिस महत्वपूर्ण नियम का स्थान आता है वो है सती निषेध अधिनियम। सती प्रथा को अमानवीय अनुभव करते हुए पर्याप्त समय से उस पर प्रतिबंध लगाए जाने की मांग चल रही थी। राजा राम मोहन रॉय के नेतृत्व में एक आंदोलन निरंतर चल रहा था। अतः लॉर्ड बेंटिंक ने इस संबंध में 4 दिसंबर 1829 को रेगुलेशन संख्या 17 पारित कराया और इसके माध्यम से सती होने के प्रयास, उसमें सहायता करने वाले के विरुद्ध हत्या के अपराध में कार्यवाही की व्यवस्था की गई। प्रारंभ में यह रेगुलेशन केवल बंगाल प्रांत में लागू किया गया। तत्पश्चात इसे चेन्नई और मुंबई प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और धीरे धीरे अन्य ब्रिटिश सरकार ने इसे अपने द्वारा जीते गए अन्य प्रदेशों में भी लागू कर दिया। यह अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण था। इसके द्वारा भारत में सती प्रथा पर बहुत हद तक रोक लग गई। इसके पश्चात है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। विधवाओं की समस्या भारत में बढ़ती ही जा रही थी। अतः ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नेतृत्व में विधवा पुनर्विवाह का एक आंदोलन चलाया जा रहा था। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 26 जुलाई 1856 ईस्वी को पारित किया गया ताकि शोषण के शिकार विधवा महिलाओं को राहत प्रदान किया जा सके। परंतु कुछ सामाजिक बाधाओं और अवरोधों के फलस्वरूप इसको कार्यान्वित करना संभव नहीं हुआ। फिर भी कुछ समय के पश्चात इस अधिनियम से महिलाओं के जीवन में कुछ अप्रत्याशित और नवीन क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं दृष्टिगोचर होने लगी। परिणाम स्वरूप महिलाओं और समाज में चेतना का संचार हुआ और सुधारकों के प्रयासों से महिलाओं के विकास और उत्थान के मार्ग को उन्मुख कर दिया। ये जो अभी तक अधिनियम थे, कन्या शिशु हत्या अधिनियम, सती निषेध अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इनके द्वारा महिलाओं के स्थिति में पर्याप्त सुधार के प्रयास किए गए। इसके पश्चात जिस अधिनियम का नंबर आता है वह
विवाह अधिनियम। विवाह से संबंधित अधिनियम विभिन्न चरणों में पारित होते रहे और समय समय पर उनमें संशोधन भी किए जाते रहे। 1860 ईस्वी में पहला विवाह संशोधन अधिनियम पास किया गया। पुनः 1891 में इस कानून में संशोधन करके विवाह की आयु कम से कम 12 वर्ष निर्धारित की गई। 1925 में पुनः विवाह की आयु के संबंध में विचार विमर्श किया गया और इसके पश्चात बालिका की विवाह की आयु 13 वर्ष निश्चित की गई। अखिल भारतीय महिला परिषद भी पर्याप्त समय से विवाह के संबंध में सुधार हेतु प्रयासरत थी। फलतः 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित हुआ, जो शारदा एक्ट के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके अनुसार कन्या व वर की आयु क्रमशः 14 और 18 वर्ष सुनिश्चित की गई। पुनः 1955 में हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत कन्या व वर की आयु को क्रमशः 15 व 18 वर्ष कर दिया गया। इन नियमों को पूरे देश में लागू किया गया और इनका उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना और सजा दोनों की व्यवस्था की गई। स्वतंत्र भारत में यह आयु सीमा 18 और 21 वर्ष सुनिश्चित है। महिलाओं की स्थिति में सुधार से संबंधित एक और महत्वपूर्ण अधिनियम है, वह है संपत्ति अधिनियम। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार लगभग नहीं के बराबर था। 1874 में महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए एक एक्ट मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट के नाम से पारित किया गया, जिसके अंतर्गत स्त्री धन के स्वरूप को व्यापक बना दिया गया। 1929 में इसमें संशोधन करके हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एक्ट नाम प्रदान किया गया। इसे पूरे देश में लागू किया गया, केवल कुछ रियासतें ही इसका अपवाद रही। कालांतर में बड़ौदा राज्य ने भी विधवाओं को पति की संपत्ति में बराबर का भागीदार मान लिया। तत्पश्चात 1937 ईस्वी में हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट पास किया गया, जिसके अनुसार महिलाओं को भी संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार मिल गया। 1956 ईस्वी में पारित हिंदू सक्सेशन एक्ट के अनुसार अंततः महिलाओं को भी पुरुषों के समान संपत्ति का उत्तराधिकारी बना दिया गया। इस तरह से महिलाओं को भी अब संपत्ति में बराबरी का अधिकार प्राप्त हो गया। श्रम कानूनों के द्वारा भी महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास किया गया। अखिल भारतीय महिला परिषद निरंतर इस बात के लिए प्रयासरत थी कि महिलाओं के हित में कुछ श्रम अधिनियम पारित हों। फलतः अंग्रेजी सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ और एक कानून बनाया गया, जिसके अनुसार कारखानों में महिलाओं के प्रतिदिन कार्य की सीमा 11 घंटे निश्चित की गई। बाद में 1934 में इसे घटाकर 10 घंटे किया गया और 1948 में इसे घटाकर 8 घंटे अर्थात सप्ताह में 48 घंटे कार्य निश्चित कर दिए गए। 1900 एक और कानून पास किया गया महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित, वह था मातृत्व सुरक्षा अधिनियम। 1943 में अंग्रेजी शासन के दौरान कामकाजी महिलाओं को मातृत्व लाभ से संबंधित एक अधिनियम पास किया गया और उन्हें 8 सप्ताह का अवकाश दिया जाना सुनिश्चित किया गया। इस अवधि में उन्हें 8 आना वेतन के रूप में भी दिया जाना तय किया गया। यह लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को प्रदान किया गया जिन्हें कम से कम 9 महीने कार्य करने का अनुभव था। 1945 में इसमें संशोधन करके महिलाओं को खान के अंदर जाकर कार्य करना वर्जित किया गया, जो अखिल भारतीय महिला परिषद के प्रयासों का परिणाम था। कालांतर में यह प्रथा पुनः प्रारंभ हो गई।
इस तरह औपनिवेशिक काल में महिलाओं के हितों की सुरक्षा की दृष्टि से कई कानून बनाए गए। इन कानूनों की पृष्ठभूमि तैयार करने में अंग्रेज सरकार के साथ साथ समाज सुधारकों और महिला सुधार से संबंधित जो संगठन थे उनका भी महत्वपूर्ण योगदान था। स्वतंत्र भारत में भी महिलाओं से संबंधित कई अधिनियम पास किए गए जिससे कि महिला सशक्तिकरण संभव हुआ और उनके जीवन के कुछ दुख और तकलीफ़ें कम हुई।